ठीक है, जो भी प्रॉब्लम उनको टेक्स्ट करो और वो फिर वहाँ इन्फॉर्म कर देंगे, या तो वो खुद सॉल्व करेंगे या उनके पास जो टेक टीम है वो काम करेंगे। हाँ चलिए, तो सो मॉक टेस्ट 16 में आते हैं ना, तो क्या रह गया 36 39 36 सो 36 क्या कह रहा है कि फॉर एनी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स एम, क्या लैम्डा प्लस एम बी द नंबर ऑफ, जो भी है पता नहीं, हाँ लैम्डा प्लस एम बी द नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू ऑफ एम काउंटिंग मल्टीप्लिसिटीज। ओके, तो मतलब ये है लैम्डा प्लस ऑफ एम, ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू ऑफ एम काउंटिंग मल्टीप्लिसिटीज। ओके, तो मतलब कितने पॉजिटिव आइगन वैल्यू है वो काउंट कर रहा है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू। अच्छा, और पूछ क्या रहा है, ए बी द एन क्रॉस एन रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स और क्यू बी द एन क्रॉस एन रियल इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ओके, तो ए एन क्रॉस एन रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और क्यू आपका क्या है, क्यू जो है एन क्रॉस एन रियल इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। देन तो सिर्फ इनवर्टिबल है क्यू, तो सिर्फ इनवर्टिबल है क्यू, ऑप्शन ए ऑप्शन सी का ट्रू है तो मिल नहीं गया है। क्यू अगर ऑर्थोगोनल है तब होता है ना। हाँ यस, अगर क्यू ऑर्थोगोनल होता तो ट्रांसपोज इनवर्स के इक्वल हो जाता है ना, तो उस केस में चलिए कैसे हो गया। अच्छा, तो क्योंकि क्यू इनवर्स होता तो ठीक है, जैसे बी में ठीक है, बी या क्यू अगर ऑर्थोगोनल होता इनवर्टिबल मैट्रिक्स के बजाय अगर लिखा होता कि क्यू इज ऑर्थोगोनल, तो ए कोई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो एक्चुअली रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल। तो एक्चुअली ये प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड कर जाएगी क्योंकि इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्थोगोनल, है ना, जो क्यू है ना इन्वर्टिबल है अगर, तो वो ऑर्थोगोनल में भी उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब उसको थोड़ा सा वो करके, क्योंकि ये थ्योरम होता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है ना ऑर्थोगोनली डायगोनलाइज। कोई भी ऐसा था मतलब फैक्टर्स रिपीट होंगी तभी भी वो डायगोनलाइजेबल होगा, मतलब आइगन वेक्टर्स इंडिपेंडेंट मिलेंगे। हाँ 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 यस, ये है, हाँ रिपीट होंगी तब भी वो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, मतलब उसके लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आएंगे। तो तो इसीलिए मुझे लग रहा है ये लिख रहे हैं क्योंकि हमें क्या है ना, ए देयर एग्जिस्ट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्यू सच दैट दिस हैपेंस, तो क्यू इन्वर्टिबल है, फर्दर एक्चुअली क्यू जो आएगा वो ऑर्थोगोनल भी होगा एक्चुअली, दैट्स व्हाई, मतलब यहां सिर्फ इन्वर्टिबल लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि ए सिमेट्रिक है तो उसके लिए जो क्यू मैट्रिक्स मिल रहा है ना वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगा हमें, जिसके लिए क्यू ट्रांसपोज ए क्यू ए हो जाएगा और वही क्यू ट्रांसपोज क्यू इनवर्स के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि क्यू यहाँ कोई फिक्स मैट्रिक्स नहीं किया ना, बस बोला इन्वर्टिबल है, एक्चुअली क्यू हमें मिल जाएगा क्यू मैट्रिक्स जो कि ऑर्थोगोनली डायगोनल मतलब ऑर्थोगोनल होगा, एंड देन क्यू ट्रांसपोज ए क्यू इज सेम एज, तो ए बी ऑप्शन सेम ही हो जाएगा, और यहाँ सी डी में इन्होंने सेम ही लिख दिया एक्चुअली, हालांकि इनका इंटेंशन यहाँ भी वही था इनवर्स का, है ना, तो इंटेंशन तो वही इनवर्स का ही रहा होगा कि यहाँ पे जैसे जैसे ए बी में जो रिलेशन है वही यहाँ होगा, तो क्यू इनवर्स ए क्यू क्यू ट्रांसपोज ए क्यू, इसीलिए तो तुम बना के देखो कोई जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लो और उसकी आइगन वैल्यू निकालो, उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालो और उस आइगन वेक्टर से आप एक मैट्रिक्स बनाओ, तो वो एक्चुअली क्यू मैट्रिक्स बनेगा, और फिर क्यू इनवर्स ए क्यू या क्यू ट्रांसपोज ए क्यू जो होगा वो कहीं ना कहीं मल्टीपल आएगा ए के, मतलब ए क्यों कह रहा हूँ सॉरी, वो डायगोनल मैट्रिक्स आएगा, नॉट मल्टीपल ऑफ ए, क्योंकि वो डायगोनल मैट्रिक्स आएगा ना, हाँ पी ट्रांसपोज ए बी या पी इनवर्स ए पी इज डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनलाइजेबल का डेफिनेशन है, तो पी जो इनवर्टिबल मैट्रिक्स वो आइगन वैल्यू होगा, तो यहाँ पे इवन सिमेट्रिक होने की वजह से क्यू ऑर्थोगोनल भी हो जाएगा, इसीलिए है ना, यहाँ सिमेट्रिक नहीं होता
तो ये ऑप्शन पहला गलत हो जाता, लेकिन सिमेट्रिक होने की वजह से क्यू ऑर्थोगोनल भी हो जाएगा। तो ये थ्योरम है एक्चुअली, तो उसकी वजह से। ओके सर। और यहाँ पे ये दोनों सेम लग रहा है आपको इसीलिए क्योंकि एक इनवर्स है एक ट्रांसपोज है, वो ठीक से प्रूफिटिंग नहीं किया इसीलिए वैसा है। ओके नेक्स्ट क्या है 36 के बाद 39। 39 जो है कि ए बी लैम्डा जो हमारे पास है, क्या बोल रहा है ये, क्या लिख रहा है, जो भी है, बिलोंग्स समथिंग, कंसीडर द सीक्वेंस डी एन, जो है एन चूज ए एन चूज बी, इस तरीके से है कुछ। अब n जो है मोर देन ए बी दोनों है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, सो dn कन्वर्जेस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बी। तो ये तो आप ए बी फिक्स कर लो अपने हिसाब से, जैसे जनरल क्वेश्चन है ना ये, जैसे ऑप्शन के साथ आप कुछ भी ले लेंगे तो कुछ भी में दिक्कत है ना। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताऊं मैं अगर कि आपको पता है nc2 किसके इक्वल आएगा, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, nc3 किसके इक्वल आएगा, n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल, चलिए इसके इक्वल आएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे मुझे पहला ऑप्शन चेक करना है मान लीजिए, तो अगर मैं a को 2 लूं और b को 3 लूं, तो a को 2 और b को 3, तो डिनोमिनेटर नोमिनेटिव हो जाएगा तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। लेकिन उल्टा कर दूं तो a को 3 और b को 2 ले लूं मैं, तो मैं अगर a को 3 कंसीडर करूं और b को 2, तो न्यूमरेटर डोमिनेटिव हो जाएगा, 3 डिग्री वाला इनफिनिटी पे ले जाएगी, तो कन्वर्जेंट नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन गलत है, तो ए ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगर मैं a को 3 ले लूं और b को 2 ले लूं, इसने कहा कुछ भी ले लो, तो अगर मैं ये लूंगा तो कन्वर्जेंट नहीं आएगा, है ना, dn। ओके अगर a लेस देन b लेंगे तो ऐसा होगा, तब चेक कर लो, a लेस देन b लोगे आप, वो 0 पे जाएगा। हाँ क्योंकि इसकी डिग्री कम रहेगी इसकी डिग्री ज्यादा रहेगी, n चूज b की 0 पे जाएगी, dn कन्वर्ज a इक्वल टू b। अच्छा इक्वल टू पे क्या होगा, मान लो nc2 अपन nc2 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगा ना सर। वही समझ नहीं आया। अच्छा तो यहाँ इन्होंने क्या लिखा है nca ncb, अगर a इक्वल टू b है तो 1 हो गया, और 1 तो कन्वर्जेंट है, हाँ क्या ही दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ तो क्या ही प्रॉब्लम है, क्योंकि तो कैंसिल होकर 1 हो गया, तो dn की हर वैल्यू 1 है। सीरीज का बात कर रहे हैं, ऑप्शन बी फॉल्स होगा। लेकिन रुको रुको एक मिनट, इसमें क्या है कि a अगर आपने कुछ फिक्स किया है और n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो हाँ तो क्या दिक्कत है इसमें, तो d तो सर गलत, वो तो कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगा। हाँ कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगा, तो c सही होना चाहिए, Convergent ही होगा। और dn कन्वर्जेस इफ a मोर देन b, तो a मोर देन b होगा तो dn कन्वर्ज करेगी, हाँ बोलो a मोर देन b, तो मतलब एक्चुअली यहाँ पे आंसर BC होने चाहिए, है ना, ये गलती से BD लगा दिया है, सो आंसर इज BC। ओके तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा B एंड C होगा, ठीक है। हाँ 39 हो गया, 46 देखते हैं। 46 कह रहा है कि क्या कहना चाह रहा है, ऑब्जर्व वैल्यू आपको दे रखी है और साइज 3 का विथ प्रोबेबिलिटी फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, थीटा जो है 1 2 3 एंड सो ऑन है, देन एमएलई ऑफ थीटा इक्वल्स, सो इसका एमएलई क्या आएगा, सर एमएलई इसका x बार आया, हाँ x बार की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, की वैल्यू 2.2 आ रही है। ओके लेकिन यहाँ पे 1.9 लिख रखा है, एक्चुअली ये लोअर बाउंड है, एक्चुअली लिख रखा होगा 1.9 से 2.5, यहाँ पर थीटा वैल्यू 2 होगा ना। लेकिन यहाँ पे है ना, हाँ अब जो एमएलई आएगी वो पैरामीटर स्पेस का मेंबर होना चाहिए, ठीक है, तो पैरामीटर स्पेस का मेंबर होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर आपके पास 2 आएगा, है ना, हाँ सर। क्योंकि Yes, sir. तो क्योंकि वो है, लेकिन यहाँ पे ये ऐसा लिखा होगा 1.9 से 2.1, तो ये 1.9 दिखा रहा है, जस्ट टोटल रेंज है 1.9 टू 2.1, तो 2 आंसर है, ठीक है ना। ये लोअर बाउंड है, जो भी आपको यहाँ दिखा रहा है वो लोअर बाउंड है, किसी अगर रियल नंबर आंसर आ रहा तो इंटीजर के लिए एग्जैक्ट आएगा। ओके
तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। उससे जैसा आप देख लेंगे किस पॉइंट पे मैक्सिमा है ना, तो पैरामीटर स्पेस में आने चाहिए। नेक्स्ट बताइए, 46 के बाद है 41। 40 वाले को भी देख लीजिए। 41 में क्या है, मैट्रिक्स सच दैट, अब ट्राई करो ना, 40 वाला सर, रुको रुको एक मिनट, AI से 3 क्रॉस 3 का काम या तो रैंक 2 आ रहा है। ओके, यहाँ इन्होंने एक तो पहले रैंक भी देना चाहिए था ना इनको, लेकिन ठीक है नहीं दिया तो भी मुझे लग रहा है शायद हर मैट्रिक्स के लिए सेम आएगा 2 क्रॉस 2 में, क्योंकि n देना चाहिए इनको ना कि n किस ऑर्डर क्या है, ठीक है। 2 क्रॉस 2 में तो 2 ही आ रहा है। रैंक 2 है, ओके। 3 क्रॉस 3 में भी रैंक 2 होगा, 4 क्रॉस 4 में भी रैंक 2 होगा। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी होगा, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। उसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कुछ ऐसा, लेकिन ट्राई करके देखना पड़ेगा ऐसा होगा क्या। आप 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बना के देखो, वेरीफाई करो, जस्ट एक तो n इनको देना चाहिए था, या लिखता है n वो ऐसा होगा। जैसे अगर आपने 4 क्रॉस 4 का जैसे बनाया तो 4 क्रॉस 4, तो वैसे ही पहला एलिमेंट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसे ही 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ऐसे ही हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ऐसे करके है। अब बस ऐसे लिख देंगे। अब इसका रैंक निकाल के देखो, कोई प्रॉपर्टी थोड़ा सब्ट्रैक्ट करो जो प्रॉपर्टी होता है, तो मुझे रैंक की बात कर रहा ना, हाँ, सो यू जस्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के रैंक निकालो। जैसे 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ऐसे ही। चलो मेहनत से थोड़े बच रहे हो तुम लोग। क्या क्वेश्चन डाउट क्या पूछना है इसमें, आपको क्या करना है या बताओ किसी है क्या डाउट। मतलब सिंपल एक मैट्रिक्स बनाने हैं। अब n यहाँ पे जैसे नहीं दिया है तो n 2 लेके देख लो, 3 लेके देख लो, 4 लेके देख लो, थोड़े एक्सपेरिमेंट कर लो कैलकुलेशन करके, ये है कि क्या बनेगा। ट्राई करके देखो ना कि मैट्रिक्स बना लो, मैट्रिक्स से रैंक निकाल लो, देखो अब निकाल के रैंक इसका क्या होगा। सो रैंक के लिए क्या करते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ इसमें। एक्चुअली होगा क्या कि सब एक दूसरे पे डिपेंड कर जाएंगे। यहाँ अगर मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाऊं, लेट्स से R2 चेंजेस एज R2 माइनस R1, ऐसी चेंज करो, R3 चेंजेस एज R3 माइनस R1, या R3 माइनस R2 भी कर सकते हो, मर्जी है। तो सब ये एक्चुअली 2 रो होंगे जो इंडिपेंडेंट होंगे, बाकी सब 0 हो जाएगा बाद में। ऑपरेशन तो लगाओ, ट्राई करके देखो ना, ये सब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तुम खुद भी ट्राई करोगे तो आ जाएगा आंसर। जस्ट एक मैट्रिक्स बनाओ, रैंक निकालने की कोशिश करो, और नहीं तो स्पेसिफिक डाउट बताओ, डाउट है क्या, इस तरह से हो गया, यही लगा लो। तो ये मल्टीपल आ जाएंगे, बाकी पहला रो एज इट इज रहेगा, दूसरा चेंज होगा, दूसरे रो का सब मल्टीपल आ जाएगा, एंड में मल्टीपल आ जाएगा। तो अगर मल्टीपल आ गया तो डिपेंडेंट हो गया। तो रैंक इज नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रो और नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम, और इक्वल ही आएगा। किसी मैट्रिक्स में जितने लिनियरली इंडिपेंडेंट रो होंगे उतने ही लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम होंगे। नहीं मतलब डायमेंशन ऑफ रो स्पेस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस, चाहे मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो, n क्रॉस n का है तब भी। तो कैलकुलेशन करो, क्यों कैलकुलेशन से बच रहे हो, खुद से सीखो। 45 54, 40 वाले में थोड़ा, हाँ 40 क्या है भाई तुम्हारा इसमें, बताओ। an bn cn दे रखा है, फिर इसमें एक ऑप्शन में जो सी वाला है, इसमें कन्फ्यूजन था सर। bn मोर देन n फॉर सफिशिएंटली लार्ज n, n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाओ, तो bn और an की तरह भाई जैसे c ऑप्शन है, तो इसका मतलब है bn अपॉन an निकाल लो। क्या कहना चाह रहा है कि bn अपॉन an मोर देन 1 आएगी एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब चेक करो, डिवाइड क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ इंक्रीजिंग है सर, वहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था मुझको। क्या डिग्री इंक्रीजिंग है, जैसे ऊपर वाला जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, किसकी डिग्री, जैसे 10 पावर इंफिनिटी है, देख रहा होगा। अरे उल्लू, नंबर थोड़ी डिसाइड करेगा, n डिसाइड करेगा। नंबर की पावर तुम कुछ भी लगाओ तो क्या ही फर्क पड़ेगा, वो नंबर तो फिक्स है ना। तो नंबर से थोड़ी फर्क पड़ेगा कि डिग्री वेरिएबल का देखते हैं, नंबर का थोड़ी देखते हैं।
नहीं, मेरा कहने का मतलब सर वही है कि जो n की जो वैल्यू है उसके हिसाब से e होती है तो उसकी मतलब इंक्रीजिंग होती है। इसका कोई रोल नहीं है, नहीं भी होगा तब भी कोई डिसाइड नहीं करेगा, ये कोई डिसाइड नहीं करेगा इस क्वेश्चन में, इसका कोई डिसीजन नहीं है, यही दोनों मिलकर डिसाइड करेगा कि वैल्यू लेस देन 1 होगी मोर देन 1 होगी। मतलब ये चेंज नहीं होने वाला, ये फिक्स है, तो जो रहेगा वैसे ही रहेगा, इसमें थोड़ी कुछ काम करना, हमें तो काम इस पे करना है, बाद में देखेंगे क्या आता है, पहले इसका लिमिट निकाल लो, फिर यहाँ पुट करके देख लो क्या हो रहा है, वो चीज है, इस पे कुछ थोड़ी करना है हमें। जैसे अब मान लो 10 की पावर जो भी है 1000 है, 10 की पावर 10 रहने दो अभी, अभी तुम ये देखो ना, इसका मतलब क्या है कि 1 पे 1000 जीरोज हैं, 1 पे 10 जीरोज, ये रहने दो अभी, पहले इसकी लिमिट निकालो n टेस्ट इनफिनिटी का, क्या आ रही है बताओ, 0 आएगी सर इसकी। तो बताओ ये क्या ही बिगाड़ देगा इसका, जब ये 0 आ गई तो ये क्या कर लेगा ये नंबर, इसका 0 इंटू समथिंग इज 0, और 0 क्या है, लेस देन 1 है कि नहीं, यस सर, यस सर। तो फिर हो तो गया, लेकिन हमें क्या दिखाना था, मोर देन 1 चेक करना था ना, मतलब सी ऑप्शन ट्रू कब होता, जब ये मोर देन 1 आता, लेकिन ये क्या आ गया, लेस लेस देन 1 आ गया, तो गलत है मतलब। ओके 40 के बाद क्या है, 45 में क्या है, Zero 1 0 0 1 be the observed value of a random sample of size 5 from discrete with PMF, तो मतलब ये बर्नौली है, x is बर्नौली with p is equal to जो 1 पे है 1 minus e की पावर minus लैम्बडा। एक्चुअली यहाँ पे ना फिर यहाँ फिर एरर हुआ है ना, 1 minus e minus लैम्बडा दिख रहा है तुम्हें, एक्चुअली 1 minus e की पावर minus लैम्बडा है, e की पावर माइनस लैम्बडा होगा, लैम्बडा मोर देन 0, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर, अब तो कर पाओगे ना, ये है उसमें लिखने में आई थिंक आपको लगा होगा 1 माइनस e माइनस, ये ऐसे किया था तभी नहीं आया, तो x1 x2 हमें क्या करते हैं, ex बराबर x बार, ओके तो ex कितना है, तो बर्नौली का क्या होता है np 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्बडा ना, हाँ तो x बार कितना है, 5 नंबर है ना ये, 2/5, यस, सो 2/5, अब ट्राई करते हैं, लैम्बडा निकालना पड़ेगा, जो आएगा वही आंसर होगा, सो 3/5, सो माइनस लैम्बडा ln 3/5, तो लैम्बडा देख लो माइनस ऑफ ln 3/5 कितना है, 0.51 आ रहा था, ठीक है देखते हैं, इतना ही सर मेरा ही आया था सेम 0.5। ओके ओके, तो यहाँ क्या दे रखा है 2.6, इतना ज्यादा, अच्छा तो ऐसे करके देखे तो 1 माइनस ई माइनस लैम्बडा ले तो तब भी ये क्या है, तो ये तो आ गया ln, वैसे ट्राई नहीं किया, अच्छा ln 3/5, तो 0.5 बना, अच्छा ठीक है, उससे अगर करके देखे तो x अगर मान लो, चलो वैसा मान लेते हैं, बर्नौली p इज इक्वल टू, मतलब p को अगर मैं ले लूं 1 माइनस e माइनस लैम्बडा है ना, तो उससे क्या आएगा, तो ex तो फिर भी, हाँ अच्छा लेकिन ओ एक मिनट, हाँ फिर तो, क्योंकि ये तो रेंज में भी रहना चाहिए, p 0 से 1 के बीच में तो होना चाहिए ना, ओके तो अगर मैं इसको 0.1 ले लूंगा तो ये आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, तो गलत है ना, तो ये आंसर गलत लगाया है, ठीक है, तो इसको बस ठीक करने की जरूरत है आंसर को, तो आंसर यहाँ पे गलत लगा रखा है, 2.6 में 0.51 होगा है ना, ठीक है, अब ये वीडियो देख के ही वो करेक्ट करेंगे, अभी आगे इसको लगाऊंगा एग्जाम के बाद, तो यहाँ एक तो e की पावर माइनस लैम्बडा कर देंगे और एक 0.51 इसका आंसर आ जाएगा, ओके 45 के बाद 54 है, 54 अच्छा, सेक्शन सी 54 कह रहा है कि, तो ये देखता है लाइन कहाँ से आ जाता है, हाँ
तो पीडीएफ दे रखा है आपको। ओके, तो पूछ क्या रहा है 1/x। एक्चुअली क्या दिक्कत है यहाँ पे, आंसर नहीं आया यहाँ पे। मुझे रेंज के लिए समझ नहीं आया। रेंज ही है ना, रेंज 1 समझ नहीं आया। 1/x की वैल्यू -1/2 से 2 है, ये रेंज समझ नहीं आया। ये ग्राफ देखना पड़ेगा ना, वो प्रोबेबिलिटी का रेंज इंटीग्रेशन में। नहीं, सिंगल रैंडम वेरिएबल है, क्यों देखना है। सर इसका रेसिप्रोकल करके कर सकते हैं। कर सकते हैं, तो ये एक्चुअली वो पीडीएफ है आई थिंक जिसका 1/x का डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम ही आता है। ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है कि x का और 1/x का डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही आता है। तो आप अगर आपको याद हो, तो नहीं याद है तो भी हो जाएगा। कोची का होता है सर, कोची का x का 1/x। कोची का भी होता है और इसका भी होता है। ये एक ऐसा पीडीएफ है, तो इसीलिए रेसिप्रोकल ट्रू नहीं है। तुमने देखा होगा कि x इज अ कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, देन x and 1/x हैज सेम डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड कॉची में। अब वहां लिखा रहता है बुक में देखोगे, बट कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज नॉट ट्रू। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस एग्जांपल। सो दिस इज an example where x and 1/x has same PDF but it is not standard Cauchy distribution। तो एक काम करो, 1/x को x रख के कर दो, नहीं तो रेसिप्रोकल कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस कैलकुलेशन है, चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। तो जैसे मैं डायरेक्ट करता हूं बिना ये अज्यूम किए कि x और 1/x का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, डायरेक्ट करता हूं। देखो तो 1/x मोर देन -1/2 लेस देन इक्वल टू 2। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, आपको दो पार्ट में ब्रेक करना होगा इसको, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, तो आपको पता है रेसिप्रोकल करने से क्या होता है, x क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा। नहीं, इसमें एक्चुअली जब आप पॉजिटिव के लिए अलग होगा, नेगेटिव के लिए अलग आएगा, क्योंकि नेगेटिव और दोनों इन्वॉल्व है ना। क्योंकि पहले तो रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, और दूसरी बात, इसको ब्रेक कर लो दो पार्ट में। एक तो नेगेटिव के लिए अलग कर लो, तो 1/x माइनस 1/2 से 0 प्लस 1/x 0 से 2। अब करो रेसिप्रोकल क्या आएगा, तो x देखो, x जो 1/x है वो -1/2 से 0 में जा रही है, तो रेसिप्रोकल करने से क्या होगा, हाँ ये तो नेगेटिव साइड है ना। बोलो क्या लिखूं, क्या होगा ये, -1/2 का रेसिप्रोकल -2 और 0 का रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होगा। क्यों? क्योंकि आपका x, ये x क्या है, नेगेटिव है। 1/x नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना, तो ये 0 यहाँ पे लेस है ना, तो ये माइनस इन्फिनिटी से -2 चला जाएगा। और ओके, यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू, एक तो रेसिप्रोकल से इनइक्वालिटी चेंज होगी, तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2, हाँ यहाँ प्लस इन्फिनिटी होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, इधर x पॉजिटिव है, तो रेसिप्रोकल यहाँ प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये हो गया आपके पास। तो मतलब अब यहाँ से आपके पास ये आया कि जो x है एक्चुअली दैट x इज लेस देन -2, यही मतलब है ना, ठीक से लिखेंगे तो x इज जस्ट लेस देन -2, और यहाँ x इज मोर देन इक्वल टू 1/2, ये चीज है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आप, तो क्या होगा, यहाँ देखिए कि जब x की वैल्यू -1 से 1 में है तो 1/4 है, अदरवाइज का मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट, तो mod x जब मोर देन 1 है तो ये वाला पीडीएफ होगा। तो यहाँ से क्या आ रहा होगा, आप देखिए x की वैल्यू -2 से कम है, एक तो मेरे पास नंबर है 1/2 से ज्यादा और -2 से कम, ठीक। तो इसमें मॉड लेंगे तो क्या आएगी, इधर का कोई भी नंबर उठाओ, उसकी मॉड क्या होगी,
मतलब किस कैटेगरी में आएगा, इधर या इधर, mod x लेस देन 1 या mod x मोर देन 1? मोर देन वन हो जाएगा सर मोड लेने पे। हाँ, तो ये आ जाएगा 1/4x² dx, ठीक, क्योंकि यहाँ पे मॉड लेंगे तो ये x -2 से पीछे है ना, तो mod x लेस क्या आ जाएगी, मोर देन 1 होगी ना। तो mod x मोर देन 1, और mod x मोर देन 1 इसका मतलब है कि 1/4x², तो इसको इंटीग्रेट करो -∞ से -2 तक, ट्राई कीजिए क्या आता है। अगला प्लस, अब ये जब x मोर देन हाफ है तो यहाँ ब्रेक करना पड़ेगा, जब x हाफ टू 1 है तो mod लेस देन 1 होगा, है ना, और जब x 1 to infinity है तो mod x मोर देन 1 है। सो अगेन इसको आपको ब्रेक करना है एक्चुअली। तो x जब हाफ से 1 होगा तो यहां से आ जाएगा हाफ से 1, है ना, तो लेस देन 1, तो 1/4 dx, और जब 1 से इंफिनिटी होगी सो 1/4x² dx। जरा इंटीग्रेट करके बताइए क्या आ रहा है आप लोगों का। तो 1/4 बाहर कर लेते हैं, सब में 1/4 बाहर है, रख लो। 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x माइनस इंफिनिटी से -2, और यहाँ 1/4x हो जाएगा, तो x लिमिट रहेगी हाफ टू 1, और यहाँ पे आपके पास रहेगा 1/4 -1/x 1 to infinity, तो सिंप्लीफाई कीजिए 1/4, तो अपर लिमिट रखेंगे तो -1/-2 हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा, टोटल आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जैसे 1/4 1 - 1/2 ऐसे ही आ जाएगा 1/4, तो 0 और -+ 1 हो जाएगा, ठीक है। फाइन, यहाँ से 1/8, यहाँ से 1/8, वहां से 1/4, तो 1/4 + 1/4 0.5। तो एक तरीका ये था। इसका दूसरा तरीका था कि अगर आप पहचान पा रहे, क्योंकि चूंकि मैंने इतनी बार पढ़ाया ना, सॉल्व किया, तो मुझे याद हो गया कि ऐसे देख के याद आ गया कि हाँ ये अभी टेस्ट में भी था कुछ दिन पहले, ये पीडीएफ था और ऑप्शन था x इज आइडेंटिटी, कोई क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज का ही था जहाँ पे ऐसा था, ये ऑप्शन था एक। हाँ समझ नहीं आया, डिस्ट्रीब्यूशन था इसमें। अच्छा हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, यस डिस्ट्रीब्यूशन और ये भी। हाँ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर ये हमें याद हो, अगर मतलब कुछ क्वेश्चन में हम क्वेश्चन यूज कर सकते हैं अगर याद है तो, रिजल्ट टाइप का, तो मुझे पता है x इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ 1/x, तो इसका मतलब ये है कि जैसे इन्होंने पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी -1/2 1/x लेस देन इक्वल टू 2, तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 ये इसमें हो या x इसमें हो, सेम प्रोबेबिलिटी। यहाँ मैंने वो वाले कंडीशन यूज किया है, यानी रेसिप्रोकल नहीं किया, पहले हम रेसिप्रोकल करके करे हैं, अभी जस्ट यूज किया कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो 1/x इस इंटरवल में होने की प्रोबेबिलिटी और x को इस इंटरवल में होने की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, तो ऐसे कर लेते हैं। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ब्रेक करना पड़ेगा, mod x लेस देन 1, तो यहाँ फिर से ब्रेक करना पड़ेगा कि -1/2 से x 1 तक, क्योंकि -1/2 से 1 का मतलब है 1, और फिर 1 से 2, तो इधर mod x मोर देन 1 है, इधर mod x लेस देन 1 होगा, है ना, क्योंकि बीच में 0 भी है, तो ये लेस देन 1 क्योंकि -1 तक ऐसा होगा, तो प्लस प्रोबेबिलिटी x 1 से 2 तक, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो इक्वलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे यहाँ इक्वलिटी लगा है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ नहीं लगा है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इक्वलिटी कोई इफेक्ट नहीं करेगा, बट डिस्क्रीट में इक्वलिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्क्रीट में क्या हो सकता है उस पॉइंट पे मास हो, तो आपका आंसर गलत हो सकता है अगर इक्वलिटी को इग्नोर करेंगे, तो कॉन्टिन्यूअस में हम इक्वलिटी को इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा
माइनस 1/2 to 1। अब ये mod x लेस देन 1 वाला केस है, तो यहाँ 1/4 को इंटीग्रेट करेंगे, और ये 1 से 2 वाला केस है, तो mod x मोर देन 1 है, तो 1/4x स्क्वायर dx, और यहाँ से आ जाएगा 1/4, तो 1 प्लस 1/2, प्लस में यहाँ से आ जाएगा 1/4 है नीचे माइनस 1/x, और लिमिट है 1 से 2, सो पुट करेंगे तो माइनस 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, ये चेक कीजिए, पुट है ना, माइनस 1/2 प्लस 1, तो यहाँ से आ गया 3/8 प्लस 1/4 इंटू 1/2, so 3/8 प्लस 1/8 4/8 मतलब 0.5। ठीक है, तो इस तरीके से भी सेम आंसर आया। ठीक है ना, तो ये 54 हमारे पास 0.5 है। दोनों तरीके से सॉल्व किया हमने, बात बराबर है, दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया तब भी आंसर वही आएगा। नेक्स्ट तो 47, एक मिनट 47 जो है कि आपके पास जॉइंट है 1, ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी y गिवन x इक्वल टू, क्या बोलना चाह रहा है ये, एक्चुअली ये थोड़ा सा नहीं लग रहा आपको मिस हो गया है? हाँ x 0 और 1 के बीच में रहेगा, ये पूछ रहा था। नहीं, यहाँ एक नंबर मिस हो गया, यहाँ कोई नंबर है एक्चुअली, मुझे ये क्वेश्चन गेट का ही है एक्चुअली। प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू कुछ नंबर है, वो नंबर देखो क्या है, शायद 1/4 इस टाइप से कुछ है, मैं गेस कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ है, तो आपसे पूछ रहा है a क्या होगा। ये गेट का ही PYQ का क्वेश्चन है, गेट का ही। तो यहाँ एक नंबर, ये नंबर यहाँ पे मतलब यहाँ टाइप वो प्रॉब्लम है कि टाइपिंग में ये नंबर छूट गया है, लिखा ना, द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, सो a बिलोंग्स टू 0 1, तो a क्या होगा ऐसा पूछना चाह रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा डायरेक्टली 1 आ गई मतलब, ओके, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि मुझे तो सही इनकम्प्लीट सा लग रहा है। अच्छा मतलब मुझे लग रहा है कि ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पूछ रहा है y गिवन x इज इक्वल टू a क्या होगा जहां पे a 0 से 1 के बीच है, ऐसा बोलना चाह रहा है। ठीक है, देख लो बड़ी, हाँ इस तरह के गेट में भी आया 2x आया, then f of y given x is equals to 1/2a होगा ना। ओके, द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, अच्छा मतलब पूछ ही रहा ना, ठीक है, मतलब अभी मैं क्वेश्चन सही मान लेता हूँ, मैं अभी गलत मान रहा था, अभी सही मान के ट्राई करते हैं, तो अज्यूम करते हैं क्वेश्चन करेक्ट है, मतलब हम लोग ये लेके चलते हैं। तो ज्वाइन पता है मुझे, एंड वैल्यू ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू व्हाट, वेयर a 0 से 1 के बीच कुछ है। तो अगर इसका मतलब हम देखें, हाँ क्या लिखेंगे आप, क्या लिखूं यहाँ से मैं, या तो उससे जा सकते हैं ज्वाइंट से या मार्जिनल से। ये ना अपॉन, मतलब ये तो पहले निकाल लो कंडीशनल का PDF, उससे करो, या इसको ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, y गिवन x, अगर y गिवन x ने 0, मुझे लग रहा है कि यहाँ से x है mod y से 1, या y है 0 से, मतलब mod y है 0 से x, तो x नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन y नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ y जो माइनस x से x में होगा एक्चुअली, तो y गिवन x हो सकता है कि यूनिफॉर्म माइनस x से x अगर होगा तो क्या हो जाएगा PDF इसका, -a to a।
है ना। हाँ तो ए गिवन रहेगा तो माइनस ए टू हो जाएगा। ओके तो अभी यहाँ से 1/2x आ जाएगा और इसके बदले में तो इसको मैं ठीक से लिखूंगा, मतलब हम लोग ज्वाइंट वही ब्रेक कर रहे हैं। तो जो ज्वाइंट मुझे गिवन है दिस इज समथिंग लाइक 1 है ना, तो इसका मतलब है कि 2x इंटू 1/2x। ठीक, तो जहां पे y की वैल्यू है -x2x और x की वैल्यू है 0 to 1 ऐसा है। ठीक, तो देखो ये जो है हमारे पास ये पीडीएफ ऑफ x है और ये जो है पीडीएफ ऑफ y गिवन x है। चेक करो। ओके ठीक है, तो पीडीएफ ऑफ y गिवन x ये आ गया। तो आपसे पूछ रहा है कि पीडीएफ ऑफ f ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू a, तो y x इज इक्वल टू a। प्रोबेबिलिटी लिखने का क्या मतलब है, तो एक्सपेक्टेशन लिखता, इसका एक्सपेक्टेशन कितना आएगा। अभी तो ये y गिवन x 1/2a आ गया। ठीक है, a दे दिया तो हमने 1/2a आ गया। ये समझिए कि y गिवन x इज इक्वल टू a जो होगा तो माइनस a टू a होगा, है ना। अब ये प्रोबेबिलिटी पूछने का क्या मतलब है। वैसे वो नहीं होगा, उससे प्रोबेबिलिटी पूछेंगे तो क्या लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी का कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस हो गया एक्चुअली। जैसे मान लो अगर एक्सपेक्टेशन लिख दूं मैं अगर, ओके तो इसमें अगर एक्सपेक्टेशन आपसे पूछ ले एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, तो क्या आंसर आएगा। यूनिफॉर्म माइनस a का एक्सपेक्टेशन कितना होता है, 0। तो इसमें यही पूछना चाहिए, इसलिए इसने लिखने में यहाँ गलती किया है जिसने बनाए हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x लिखने का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी y होने कोई वो पीडीएफ लिखता है तो समझ आता है, ये वरना ये मीनिंगलेस है। यहाँ एक्सपेक्टेशन अगर लिखेंगे ना, सो एक्सपेक्टेशन y गिवन x, तो आंसर इसका 0 आएगा। तो करेक्ट करना पड़ेगा, मतलब अप्रोच समझो, क्वेश्चन का अप्रोच क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ से मुझे ऐसा लगा इस क्वेश्चन में जो पूछा है ना, तो ये पूछेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू a इज व्हाट। जहां बता रखा है a कोई भी नंबर 0 1 के बीच हो सकता है, मतलब x की वैल्यू है ना, तो 0 से 1 के बीच कोई भी नंबर हो सकता है। तो चाहे कोई भी नंबर हो, हमें पता चल गया कि y गिवन x इज इक्वल टू a जो है यूनिफॉर्म माइनस a से a है, तो इसका मीन 0 होगा। तो इसको तो प्रेडिक्शन मतलब ये भी करना पड़ेगा इसमें कि एक्सपेक्टेशन y गिवन x पूछ रहा है। ठीक है, तो वो आपका आंसर 0 होगा इस क्वेश्चन में y गिवन x का। ठीक है, तो ये सब थोड़े करेक्शन की जरूरत है। यहाँ एक्सपेक्टेशन आएगा और आंसर 0 हो जाएगा तब। तो जिसने आंसर बनाया अपने हिसाब से पता नहीं क्या बन लगा दिया है। क्या बचा भाई, 55 57 55 कह रहा है कि आपके पास जो fx है आपके पास अल्फा x की पावर अल्फा माइनस 1। ठीक है, ये 55 है। और तो फाइंड द मीडियन ऑफ लॉग, क्या कहना चाह रहा है, लॉग x की पावर -2 अल्फा और प्लस में 2, इसका मीडियन चाहिए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कर दो। तो अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन करें, आ गया था आंसर। यस सर। ओके, हाँ मतलब उससे कर सकते हैं, मतलब किसी तरीके से करेंगे तो आंसर तो अगर आ गया। ठीक है, तो x की पावर -2 अल्फा प्लस 2, तो ये आपके पास अभी y है, आपसे y का मीडियन पूछा है। तो इसके लिए क्या है कि y का CDF निकालो और हाफ के इक्वल रखो, और इससे जो y निकलेगा दैट इज मीडियन ऑफ y। ठीक है जी, तो ये आपका अप्रोच बताया हूं मैं क्या कैसे करोगे। तो ये y है, तो हमें x का पीडीएफ पता है, तो मुझे CDF y का निकालना पड़ेगा, क्योंकि मीडियन निकालना है। मीडियन होता क्या है कॉन्टिन्यूअस में कि CDF इज इक्वल टू हाफ।
तो यहाँ से जो y की वैल्यू निकल आएगी, क्या तुम निकाल पाओगे CDF इसका? मोनोटोनिक फंक्शन है, मतलब जस्ट फॉर्मूले से भी पीडीएफ भी निकाल सकते हो, सीडीएफ भी नहीं, सीडीएफ निकालना आसान है। मतलब डायरेक्टली क्या करना, ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है कि यहाँ से स्टार्ट करो और लास्ट में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू y, अब y रख दो ये, बस तुम ये देखो x लेस देन इक्वल टू क्या आता है, तो वहां से तुम्हारे पास वो आ गया। अब तुम सीडीएफ यूज कर लो, इंटीग्रेट कर लो उसको, इस पीडीएफ को, तो थोड़े से मेहनत करो, कैलकुलेशन एडजस्ट करके देखो, आ जाएगा, ठीक है ना। यू जस्ट फाइंड द सीडीएफ ऑफ दिस, पुट इट हाफ, फिर जो x निकल के आएगा वो आंसर होगा। XY इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, ओके। तो 57 में XY IID नॉर्मल 0 1 है, और एक्सपेक्टेशन आपसे पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्सिमम ऑफ mod x mod y। तो आपने इस तरह क्वेश्चन पहले किए होंगे जहां मॉड नहीं था, है ना, कि एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्स ऑफ x y, तो वो तो डायरेक्टली मैक्स का फॉर्मूला यूज करके आ जाता है, ये भी आ जाएगा, क्या दिक्कत है। तो मुझे ये बताओ, अगर आपसे पूछूं मैं कि अगर u बराबर mod x है लेट्स से, तो u का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है? फुल एंड नॉर्मल 2 टाइम 1 अपॉन रूट 2 पाई e की पावर माइनस हाफ u स्क्वायर u मोर देन 0, यही आएगा, ओके। हाँ, लेकिन ये थोड़ा लेंदी अप्रोच हो जाएगा अगर वैसे करेंगे तो इट्स बेटर टू हैव, मुझे जस्ट मीन चाहिए, है ना, तो मुझे सिंपली मीन चाहिए, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करते हम लोग, सीधा सीधा क्या करना है, फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो, अगर मैं मैक्स का फॉर्मूला यूज करता हूँ तो क्या होगा, एक तो ये है, बताओ, मैक्स ऑफ mod x mod y, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mod x प्लस mod y प्लस माइनस एक मॉड प्लस होगा ना सर, प्लस mod x माइनस mod y, ठीक है। एक मॉड हो, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे पूरे का मॉड ये होता है ना, हाँ, मतलब x प्लस वाई फिर प्लस में mod x माइनस वाई, है ना, इस तरह से। और वैसे अगर मीन होता तो बस बीच में माइनस आता, चेक कर लो बस, है ना। तो ये चीज आपके पास है। अब इसका अगर आप एक्सपेक्टेशन लगाओ तो इसका तो चलो आ जाएगा डायरेक्टली, मीन डेविएशन अबाउट मीन √2/पाई, √2/पाई मतलब रूट अंदर 2/पाई। और ये मेन प्रॉब्लम है कि हाउ टू फाइंड मीन ऑफ दिस। ये भी आ जाएगा, क्या करना है हमें, ऐसे एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो mod x mod y भी इंडिपेंडेंट है, हाँ, तो सर वेरिएंस ऑफ mod x क्या होगा? वैल्यू ऑफ mod x मतलब नहीं सर, वेरिएंस पूछे, वेरिएंस निकालेंगे तो वेरिएंस ऑफ mod x, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए वेरिएंस का। वेरिएंस ऑफ mod x क्यों चाहिए आपको, यहाँ पे वेरिएंस ऑफ mod x आ जाएगा। यहाँ फॉर्मूला क्या होता है वेरिएंस का, एक्सपेक्टेशन ऑफ, ठीक है ना, तो आ जाएगा उससे भी आंसर, जस्ट फॉर्मूला लगा लो इसका। तो वेरिएंस ऑफ x क्या होता है, e ऑफ x स्क्वायर, तो mod x स्क्वायर सेम है e ऑफ mod x का होल स्क्वायर। अब e ऑफ x स्क्वायर यहाँ से e ऑफ x स्क्वायर निकल जाएगा, मीन तो 0 है तो e x स्क्वायर 1 माइनस और ये 2/पाई आ जाएगा, ये है वेरिएंस। और मीन √2/पाई है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें मेन देखना है ना। यहाँ से मुझे पता है एक्सपेक्टेशन ऑफ mod x इज रूट में 2/पाई, ये चीज है। अब सर इसको हम जो अंदर में mod है
सर इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करके नहीं कर सकते सर? जैसे वो हमारा जो वेरिएंस आया उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके फिर उसके बाद कर सकते हैं, देखो ट्राई करके देखो, कई सारे तरीके मैं देखता हूँ कौन से कहाँ से स्टार्ट करूँ। तरीके तो है ना, कई सारे अप्रोच होते हैं, आपको देखना है कि किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है, तो उसके हिसाब से अब उसमें सोचना पड़ेगा कौन सा आसान वाला है, कम टाइम लगेगा। तरीके तो बहुत सारे, हम डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं, उतना टाइम क्यों लगाएंगे, हमें मीन चाहिए जस्ट। हम फॉर्मूला भी लगा सकते थे हम सीधा सीधा, है ना। अगर मुझे क्या है कुछ समझ नहीं आया तो मैं सीधा से फॉर्मूला यूज कर लूंगा। कौन सा वाला? एक तो हम लोग जानते हैं ना एक्सपेक्टेशन ऑफ, जैसे अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो सीधा सीधा हम ये भी कर सकते हैं कि जस्ट डबल इंटीग्रेशन मैक्स ऑफ मॉड एक्स कॉमा मॉड वाई जॉइंट पीडीएफ, चूंकि इंडिपेंडेंट है तो एफ एक्स ऑफ एक्स एफ वाई ऑफ वाई। तो एक ये भी अप्रोच, अगर वैसे समझ नहीं आ रहा तो सीधा सीधा डी वाई डी एक्स या डी एक्स डी वाई जैसे करना है, डी एक्स डी वाई डी वाई डी एक्स जो भी है। अब बस यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट। अब आप इसको ओपन करने की जरूरत है, तो आपको बस देखना है कि मैक्स ऑफ मॉड एक्स मॉड वाई क्या होता है। तो हम इसको फॉर्मूला जानते हैं, सो मैक्स ऑफ मॉड एक्स कॉमा मॉड वाई को ओपन कर लेते हैं, तो या तो ये मॉड एक्स के इक्वल है या फिर मॉड वाई के इक्वल है। तो ये मॉड एक्स कब होगा, तो मॉड एक्स होगा अगर, है ना, तो यहां से जब आपके पास ये कब होगा, मॉड एक्स इक्वल कब होगी, जब मॉड एक्स मोर देन मॉड वाई, है ना, यस सर। मॉड एक्स मोर देन मॉड वाई। और दूसरा केस है जब मॉड एक्स लेस देन मॉड वाई। ये चीज है। अब इन दोनों रीजन पे इंटीग्रेट करना होगा, ग्राफ बनाओगे, इसका पूरा रियल नंबर है ये। तो ग्राफ क्या होता है, मॉड एक्स इक्वल टू मॉड वाई। अगर ग्राफ बनाऊंगा तो दो चीज आएंगी, मॉड एक्स इक्वल टू मॉड वाई, दिस एंड दिस एक साथ आएगा, है ना, क्योंकि x में भी इक्वल टू y और x में भी प्लस माइनस y। ये किसका ग्राफ है, मॉड x इज इक्वल टू मॉड y का। अब आपको रीजन सेलेक्ट करना होगा, तो इसको चार पार्ट में ब्रेक करके कर लो, है ना। तो जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है y इज इक्वल टू x, इधर है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ भी है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, इधर है y इज इक्वल टू x। अब जैसे इस रीजन पे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक। तो देखना इस रीजन में क्या है, ये कौन सा होगा, या मॉड एक्स मोर देन वाई मॉड एक्स लेस देन वाई। तो कोई भी एक टेस्टिंग पॉइंट लेके चेक कर लो। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पॉइंट में लेता हूँ 1,0 लेट्स से, तो 1,0 पुट करके देख लो कसर चलाई, यहाँ क्या है एक्स ज्यादा है ना वाई से, या इधर पॉइंट लोगे तो इधर जैसे 1, ना 1,1 तो इधर आ जाएगा, कुछ ऐसा पॉइंट ले लो 1,1/2 इधर होगा, 1,1 तो ऊपर चला जाएगा। चेक कीजिए जी, जैसे यहाँ पे है कैसे हो जाएगा, लेकिन कोई इजी अप्रोच था कि नहीं, ऐसे पूछना। हाँ, ऐसे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा चार पार्ट में अलग अलग रीजन पे, मतलब इस रीजन पे इंटीग्रेट करो, इस रीजन पे इंटीग्रेट करो, इस रीजन पे इंटीग्रेट करो, इस रीजन पे इंटीग्रेट करो। तो ऐसे करके 4 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो ये लेंथी थोड़ा हो गया है ना, तो इंटीग्रेट करके आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि हम ये सोचे कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, ये 4 पार्ट में करके सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या आएगा, ये रीजन कौन सा है, बोल यहाँ x मोर देन y होगा हमेशा, तो ये रीजन है मॉड x मोर देन मॉड y का, ये वाला पार्ट जो है, ये चीज है। 2 रीजन ऐसा आएगा, 2 रीजन वो आएगा, पॉइंट टेस्ट करके पता चलेगा। ये भी रीजन वही आएगा मॉड x मोर देन मॉड y का, यहाँ आएगा मॉड x लेस देन मॉड y, यहाँ आएगा मॉड x लेस देन मॉड y। चेक करो, तो ऐसे करके है। अब ये 4 पार्ट में इसका इंटीग्रेशन होगा, इस रीजन पे, इस रीजन पे, इस रीजन पे, इस रीजन पे, वैसे करना पड़ेगा। और दूसरा तरीका हम ढूंढ रहे, अगर इंटीग्रेट करोगे एक स्टेप बाद इजी हो जाएगा, पहला इंटीग्रेशन करना आसान रहेगा और फिर दूसरा बाद में उसके हिसाब से आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मतलब पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते थे इसको ना, अगर चाहते तो, क्योंकि यहाँ पे ई अगर तुम ये लिखोगे तो ये पता है क्या होगा,
1/2 पाई ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना भी करने से आसान हो जाएगा फिर, है ना। वैसे ही बहुत मुश्किल लग रहा होगा ना 4 पार्ट में करना है, लेकिन ये क्या है, दिस इज दिस थिंग 1/2 पाई ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ई की पावर माइनस आर स्क्वायर आर डी थीटा, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एक बार आर कॉस थीटा एक बार आर साइन थीटा, मॉड एक्स मॉड आर के, फिर मॉड उसके हिसाब से देख लो। सर अगर ट्रांसफॉर्मेशन से करें मॉड एक्स को यू ले लें और मॉड वाई को वी ले लें, हाँ तो हमें मॉड एक्स और मॉड वाई का डिस्ट्रीब्यूशन पता ही है। हाँ, उससे भी हो जाएगा, तो अगर उससे जाए तो भी हो जाएगा। मॉड एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन ये है, मॉड वाई का भी यही आएगा, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मॉड एक्स मॉड वाई का जॉइंट पीडीएफ पता है, हाँ तो भी हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए मैक्स ऑफ यू और वी हो गया, तो फिर ब्रेक तो करना पड़ेगा वहां पे, फिर 2 पार्ट में करना पड़ेगा, ठीक है। तब भी देखो, एक तो ये लेंदी अप्रोच था, दूसरा अप्रोच जैसे बता रहे हो वो भी हो जाएगा कि जैसे हम लिखे, जैसे मैं क्या करूं, u को मॉड x ले रहा हूं और v को मॉड y ले रहा हूं, तो f ऑफ u v क्या होगा, जो ये हो जाएगा आपका u v 4/2 पाई e की पावर माइनस हाफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ये आया ना, चेक कीजिए u का क्या आया था, बस मल्टीप्लाई कर दें इसको सेम, यही 2 2 जा 4, अच्छा ये 2 पाई, यस सर। तो ये हो गया हमारे पास u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, u मोर देन 0 v मोर देन 0। अब थोड़े आसान हो जाएगा, तो अब क्या चाहिए आपको, मैक्स ऑफ u कॉमा v, यही चाहिए। अब इसके लिए क्या है, लेकिन कर सकते हो सेम चीज, तो अब आपको क्या है कि 4 बार इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा, अब आपको बस 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। एक बार यहाँ u आएगा और दूसरे बार यहाँ पे v आएगा, ये है, और फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं, फिर आप पोलर फॉर्म में ले आ सकते हैं। तो uv में मैक्सिमम क्या है, अब आपका सपोर्ट एक्चुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया uv, तो अब सिर्फ ये डिसाइड कर लेगा, तो इधर u मोर देन v है, इधर u लेस देन v है, तो इससे भी हो जाएगा, ठीक है। सर ये दोनों इंटीग्रेशन सेम है, Yes. मतलब सिर्फ लिमिट्स का फर्क है, Yes. यू वी इंटरचेंज कर रहे हैं तो एक को कर दो, डबल कर दो, सही बात है, टाइम्स हो जाएगा। हाँ क्योंकि दोनों उसके हिसाब से ऐसा आ जाएगा, तो उससे भी हो जाएगा, हाँ क्योंकि u भी है, अगर वेरिएबल इंटरचेंज भी कर दो तो देख लो एक बार क्या आता है, तो उसके हिसाब से हो जाएगा, हाँ सेम ही बन जाएगा बाद में आई थिंक, तो उससे आ जाएगा। और आसान तरीका क्या हो सकता है, एक तो ये फॉर्मूला से था, तो यहाँ चैलेंज ये है कि u माइनस वी का इंटीग्रेशन चाहिए, है ना। अगर u भी लिखता हूँ u माइनस वी के मॉड का एक्सपेक्टेशन चाहिए, हाँ तो मॉड लाया थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट बना दिया है ना। पहले जो एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन है वहाँ एक्स वाई है जस्ट, तो मॉड लगा के थोड़ी डिफिकल्ट बना दिया है इसको, कैलकुलेशन बेस्ड है, तो अब इससे करके देखो इजी हो जाएगा, इससे सॉल्व करो 2 पार्ट में, एक बार u एक बार v, फिर उससे हो जाएगा, तो दोनों सेम है तो 2 टाइम करके इससे आ जाएगा, तो कैलकुलेशन यहाँ करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्या है जी, 60 देखते हैं, तो 60 कह रहा है कि सपोज xy 2 रैंडम वेरिएबल है ना, having e of x given y, अच्छा तो मुझे ये बता रखा है कि e of x given y बराबर y अपॉन 2 है, और e of क्या कर रहा है, e of ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। ये एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या किया है, ये सब ठीक से ना चेक नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन, ये ऐसा रहा होगा यस, तो ये आएगा 1/2 a प्लस x, मुझे ऐसा लग रहा है। तो पूछ रहा है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मतलब हो गया कोवेरिएंस बिटवीन x y अपॉन वेरिएंस x वेरिएंस y, है ना, क्योंकि सेम ही चीज सेम ही फंक्शन है यहाँ पे, जब लेफ्ट साइड में तो राइट में फंक्शन कैसे चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना।
कि यहाँ y/2 रहेगा, यहाँ पे यहाँ y/x है। तो एक्चुअली वही ना, मतलब प्रोपोर्शन ठीक से नहीं कर रहे हैं लोग, वो इसलिए गलती है यहाँ पे। तो ये x गिवन y है, तो ऐसे ही पढ़ेगा तो इंसान को दिख जाएगा कि यहाँ x गिवन y है, यहाँ x गिवन y है, तो सेम तो नहीं होगा ना, यहाँ y गिवन x होगा, तो यहाँ y गिवन x रहेगा, तो ये है। अब ये 2 इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अब आपसे पूछ रहा है कोवेरिएंस xy अपॉन वेरिएंस x वेरिएंस y का रूट। ठीक है ना। तो यहां से क्या होता है आपको, अगर लीनियरली रिलेटेड है, लेकिन हाफ वन y/2 हो गया, जैसे a/2 प्लस x/2 है। बताइए तो क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए तो कोवेरिएंस को क्या लिख सकते हो, कोवेरिएंस x को लिख सकता हूं e ऑफ x गिवन y कॉमा y, और अपॉन में यहां पे डिफरेंस क्या आएगा, जस्ट अगर ब्रेक करे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो e ऑफ x गिवन y क्या बनेगा यहाँ से, y अपॉन 2, तो ये बन जाएगा आपका y अपॉन 2। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। देखो तो फॉर्मूला लगाओगे e ऑफ x गिवन y जो कि है y अपॉन 2 और y, और डिनोमिनेटर में ये आपका वेरिएंस x इंटू वेरिएंस y। ओके अब यहां से क्या आएगा, हाफ बाहर कर सकते हो, सो वेरिएंस ऑफ y आ जाएगा, है ना। y 1/2 बाहर, वेरिएंस ऑफ y आ गया। तो यहां से अलग अलग कर लोगे तो वेरिएंस ऑफ x इंटू वेरिएंस ऑफ y, और वेरिएंस ऑफ y कट के तो एक रूट में जस्ट रह जाएगा, ये रह जाएगा। तो अभी आपके पास क्या बचा, तो अभी आपके पास फाइनल जो कैलकुलेशन होके आया 1/2 रूट अंडर वेरिएंस ऑफ y अपॉन वेरिएंस ऑफ x। अब हमारे पास वो फॉर्मूला है ना, कौन सा वाला याद है, फॉर्मूला कंडीशनल एक्सपीरियंस में जो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला है वो लगाओ, तो क्या होगा, वो कैंसिल होके आ जाएगा आंसर, ये मुझे लगता है कट के 1 हो जाएगा और ये हाफ आ जाएगा आंसर। लेकिन अच्छा यहाँ माइनस हाफ दे रखा है, तो माइनस कहाँ से आएगा, और यहाँ माइनस 0.5 लिख रखा है ना इसने, तो माइनस कहाँ से आएगा इसमें, कहीं लगता है माइनस बनेगा क्योंकि वेरिएंस तो नेगेटिव होता नहीं है, और कोवेरिएंस हमारा तो पॉजिटिव ही आ गया क्योंकि नेगेटिव था नहीं, माइनस तो नहीं आएगा। देखो माइनस कहाँ से आ जाएगा, माइनस तो नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, वेरिएंस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वही एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन वाई प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई, वो लगाएंगे और उसको देखते हैं क्या आता है, फिर वैसे वेरिएंस वाई से आएगा, सो कट के मुझे लगता है हाफ आ जाएगा। चलो एक ट्राई करके देख लेते हैं। सो वेरिएंस ऑफ एक्स को अगर लिखूं मैं, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन वाई, तो मुझे एक्स गिवन वाई का जस्ट एक्सपेक्टेशन पता है ना, वेरिएंस तो नहीं पता। बट दे आर लिनियरली रिलेटेड है ना, यहाँ पे क्या कर रखा है, y/2 है। इसको तुम रिग्रेशन से रिलेट कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, अगर रिग्रेशन से रिलेट करना चाहो तो दिस इज रिग्रेशन लाइन x ऑन y, दिस इज रिग्रेशन लाइन y ऑन x, ठीक है ना। और अगर वैसे आप सोचो तो ये वेरिएंस y अपॉन कोवेरिएंस xy अपॉन ये किसके इक्वल आता है, डायरेक्टली इसको अगर हम रिलेट करें कोवेरिएंस xy अपॉन वेरिएंस x,
इसको मैं इतना कैलकुलेशन अगर ना करूं तो दूसरा अप्रोच लिखा रहने दो इसको, क्योंकि यहाँ से या हटा दूं। देखो ये बताओ ये किसके इक्वल आता है, यहाँ से अगर मैं इसको रूट में लिखता कोवेरियंस xy अपॉन वेरिएंस x और इनटू में कोवेरियंस xy अपॉन वेरिएंस y, तो ये किसका फॉर्मूला आता है वहां पे, बोलो। लीनियर रिग्रेशन में सिंपल लीनियर रिग्रेशन में जो कोएफिशिएंट रहा है अल्फा प्लस बीटा एक्स, तो बीटा का यही लिखते हैं ना हम लोग, तो एक बनेगा कोवेरिएंस ऑफ ये रिग्रेशन y ऑन x, हाँ y ऑन x एंड b ऑन x y, यही है। और bx y किसके इक्वल आता है, यहाँ से देख लो ना, यहीं से देख लो सीधा सीधा, कोएफिशिएंट ही तो होते हैं ना, तो हाफ हाफ आ गया, तो इतना क्यों करना है, ये रिग्रेशन से रिलेट कर दिया इसको, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में 2023 में भी क्वेश्चन आया ना, तो हाफ इंटू हाफ, तो ये हाफ हो जाएगा। अब आपको देखना है प्लस हाफ या माइनस हाफ, मतलब ऐसा प्लस माइनस हाफ ले सकते हैं हम, दोनों का ही तो प्लस है, तो प्लस ही होगा। तो अगर दोनों की वैल्यू प्लस है तो प्लस में ही आएगा, यस, क्योंकि ये r का ना साइन उस पर डिपेंड करता है कि bxy byx क्या है, तो ये प्लस हाफ ही होगा, क्योंकि bxy अगर नेगेटिव होता byx नेगेटिव होता तो r है ना, bxy into byx बराबर r स्क्वायर, तो दैट r एंड bxy byx हैज सेम साइन, तो ये दोनों पॉजिटिव है तो ये आ गया। ये जो है ना कोएफिशिएंट है y बराबर बीटा नॉट प्लस बीटा x, उस मॉडल में जो x का कोएफिशिएंट है, और ये जो है x बराबर कुछ ले लो a प्लस बी एक्स, तो जो x नहीं x बराबर a प्लस बी वाई, मतलब एक रिग्रेशन लाइन y ऑन x, रिग्रेशन x ऑन y, तो ये इस तरह से रिलेट किया है, हाँ तो इसीलिए वैसा रहेगा ना, रिग्रेशन लाइन x ऑन y, रिग्रेशन लाइन y ऑन x, तो y का x के टर्म में ये e ऑफ x गिवन y, ये जस्ट आपका वो होता है रिग्रेशन की जो क्वेश्चन होती है ना, जो आप जानते हैं एक्चुअली, जैसे मैं लिखता था अल्फा प्लस बीटा x, ये मॉडल है, सो दिस इज सम काइंड ऑफ ऐसा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x, एक्चुअली दिस, इसका मीनिंग ये होता है, अगर आप पीछे जाकर देखेंगे ना, दिस इज द मीनिंग एक्चुअली, ये जो रिग्रेशन मॉडल होते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, तो इसका मीनिंग एक्चुअली ये होता है, दैट्स व्हाई x यहाँ पे रैंडम वेरिएबल नहीं रहता है, x यहाँ कोई फिक्स नंबर रहता है, क्योंकि यहाँ x गिवन है इसीलिए। तो ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन से हो गया, तो ऐसा आ गया आंसर, हाफ होगा, माइनस हाफ नहीं प्लस हाफ होगा। माइनस हाफ तब होगा जब यहाँ माइनस हाफ लगा दे, यहाँ माइनस हाफ, यहाँ माइनस हाफ लगा देगा, तो आंसर माइनस हाफ आएगा, उस तरीके से, ठीक है। तो किसी का रह गया क्वेश्चन, हाँ सही बता रहे हो आप, ले रिग्रेशन इक्वेशन दे रखी है, हाँ तो ठीक है ना, तो रिग्रेशन से इजी बना, उससे बहुत लंबा हो रहा था, तो ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन का इक्वेशन है, तो उससे हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कितना टाइम हुआ है, 8 बजे हैं, तो 1 घंटा है, तो नेक्स्ट टेस्ट ट्राई करके आए हो 17 वाला, यस सर। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं फिर, तो इसको मैं स्टॉप करता हूँ, अगला टेस्ट ओपन कर लेते हैं, 2 मिनट का ब्रेक ले लो, 2-3-5 मिनट का, फिर